द कैपेसिटी ऑफ विजुअलाइजेशन। और अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में निगेटिव अनुमान लगाते हैं। अभी एक मित्र ने कहा ना, भय, भविष्य का डर लगता है। दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग फोबिया नामक एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हो रहा है। एप्रीहेंशन, चिंता, भय, डर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए। और आप भली भांति जान लो, जो व्यक्ति हमेशा डरता रहता है एक्सीडेंट ना हो जाए, ना हो जाए, पक्का होकर ही रहेगा। ये खुद ही इनवाइट कर रहा है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, जो लोग बहुत डरे हुए थे कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, कोरोना हो जाए, बहुत सावधानी बरत रहे थे, उनको पक्का हो गया। उनकी नेगेटिव थिंकिंग एक प्रकार का अट्रैक्शन बन जाती है, उस प्रकार की घटना को आमंत्रित कर लेते हैं। हमारे मन में चिंता, भय, फोबिया, एप्रीहेंशन, एंजाइटी, इस प्रकार के जो डिसऑर्डर हैं, इनकी वजह नेगेटिव इमेजिनेटिव पावर। प्रकृति ने हमको बहुत अच्छी शक्ति दी थी अनुमान लगाने की, हम हमेशा गलत अनुमान लगाते हैं और खुद ही उससे परेशान होते हैं। फिर अगला बिंदु, हमारे मन में एक अस्वीकार की भावना है, नॉन एक्सेप्टेंस। जो हो गया हम उसमें नुक्ताचीनी करते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना था, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करते रहते हैं और उसमें गलतियां ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग बड़े ही एक्सपर्ट हैं गलतियां ढूंढने में। अच्छी से अच्छी बात उनको बताओ, उसमें भी वो मिस्टेक निकाल देंगे। उन्होंने अपने दुखी होने का, परेशान होने का इंतजाम कर रखा है। आप किसी प्रकार उनको खुश नहीं कर सकते। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको अगर उठाकर सीधा स्वर्ग में ले जाएं, आप ये नहीं सोचना कि वो खुश हो जाएंगे। वहां जाके तुरंत वो गलतियां ढूंढ लेंगे, ये कमी है, वो कमी है, ऐसा नहीं होना था, वैसा होना था। ये कैसा कल्प वृक्ष है, छोटा सा वृक्ष, इसकी पत्ती बड़ी साइज की होनी चाहिए थी। ये भगवान रथ में जा रहे हैं, ये कहां का पुराना रथ है, इनको पता नहीं अभी तक घोड़े की जगह पेट्रोल का इंजन लगा सकते हैं। ये अप्सरा 16 साल की, हमको तो 15.5 साल वाली चाहिए। वो हर जगह जाके गलती निकाल लेंगे, वो खुश हो ही नहीं सकते। ऐसे नहीं सोचना कि मर के आदमी स्वर्ग या नरक जाता है। स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है जहां हम मर के पहुंचते हैं। स्वर्ग नरक हमारी मनस्थितियां हैं, हमारे भीतर, जहां हम जाते हैं अपने साथ लेके जाते हैं, जीते जी। इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव मेंटालिटी का व्यक्ति अपना नरक अपने साथ लेके चलता है। वो कहीं भी पहुंच जाए, वो वहीं परेशान होगा, असंतुष्ट होगा, गलतियां निकाल लेगा। कुछ लोगों के भीतर एक बीमारी है जिसको कहते हैं परफेक्शनिस्ट होने का रोग। हर चीज बिल्कुल परिपूर्ण, परफेक्ट होनी चाहिए। इंसान कैसा होना चाहिए, उनके मन में एक इमेज है, और मजे की बात है उस इमेज में आज तक कोई फिट नहीं हुआ। और ऐसा आदमी स्वयं भी बहुत दुखी रहता है और उसके इर्द गिर्द जो भी हैं सब दुखी रहेंगे। वो सबको परेशान करके रखता है। उसका काम है गलतियां ढूंढना, छिद्रान्वेषण। बिल्कुल लेंस लिए वो ढूंढ रहा कहां गलती है, और जब आप लेंस लेके निकले हो तो मिल ही जाएगी। वो सबको परेशान करके रखता है, खुद भी बहुत परेशान रहता है, और उसके पास बड़े तर्क हैं। अगर गलतियां नहीं ढूंढेंगे तो सुधार कैसे होगा? बताना तो पड़ेगा ये मिस्टेक है, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? जैसे इन्होंने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया को सुधारने का। महिलाओं में यह रोग कुछ ज्यादा ही होता है। किसी को सफाई का पागलपन है,
भाई ठीक है, एक हद तक सफाई ठीक है, लेकिन जब वो पागलपन बन जाता है कि बस जैसे सफाई ही सब कुछ है। इस सफाई इसलिए कर रहे थे घर के लोग चैन से रह सकें, अब ये चैन से किसी को रहने नहीं देती। मैं एक महिला को जानता हूं, अगर कोई आके उनके सोफा पे बैठ गया, अब उनकी पूरी नजर सोफा पे गड़ी है कि वो चादर खिसक रही है, यहां से सल पड़ गई है, और ये आदमी कब उठ के जाए और जल्दी से सल ठीक करे। इस सोफा इसलिए ताकि बैठ सके उस पे, अब किसी को तुम बैठने भी ना दो, ये सोफा का पर्पस क्या है? और तर्क खूब अच्छा कि हम तो परफेक्शनिस्ट हैं, एकदम हर चीज एकदम सही होनी चाहिए। अब बैठने में जरा सी कुर्सी हिल गई अगर, तो बस अब वो व्यक्ति महत्व ही नहीं रखता जो बैठा है, वो कुर्सी का एंगल सही नहीं है और वो महिला परेशान हो रही है। वो आदमी क्या कह रहा है कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, लग रहा है कि कुर्सी कैसे सीधी करें। अब ये तो अच्छा नहीं लगता कि उसको उठाकर सीधी करें, नालायक, बैठते बैठते उसने कुर्सी हिला दी, वो एंगल सही नहीं मैचिंग बैठ रहा, परेशान। सावधान, इस प्रकार की मेंटालिटी लेके जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट होंगे, शरीर के तल पर भी, मन के तल पर भी। फिर किसी ने कहा एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। जितनी ज्यादा एम्बिशन होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, उतना ही भीतर टेंशन होगा, इन द सेम रेशियो। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि मैं जहां हूं और मैं जहां होना चाहता हूं, उन दोनों के बीच की दूरी, निश्चित रूप से टेंशन और तनाव तो होगा। वो पॉइंट जितना दूर है मुझसे, मैं उतना ही तनावग्रस्त रहूंगा, उतना ही परेशान रहूंगा, व्यथित रहूंगा, क्योंकि जहां मैं हूं उसका तो मुझे कोई रस है नहीं, वहां तो मजा आ नहीं रहा, मुझे तो वहां होना चाहिए था, समवेयर एल्स। एक आदमी एमएलए बन गया है, अब वो परेशान है मंत्री बनने के लिए। ऐसा नहीं कि चुनाव जीत के कोई उसको मजा आ गया है, सिर्फ एक नई महत्वाकांक्षा ने जंप ले लिया, अब मंत्री बनना है। अगर बन गया मंत्री तो ऐसे नहीं सोचना कि चैन की नींद सोएगा, अब मुख्यमंत्री बनना है, हमेशा आगे कोई है, वहां पहुंचना है, कभी चैन नहीं हो सकता। तो जितनी महत्वाकांक्षा होगी, जितने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन होंगे, उतने ही अधिक भीतर टेंशन होंगे, और फिर धीरे धीरे टेंशन में रहते 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 हम टेंशन से भी एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे कोई सिगरेट और शराब का एडिक्शन हो जाता है। ऐसे ही ये नेगेटिव मेंटालिटी, परफेक्शनिस्ट होने की बीमारी, एक्सपेक्टेशन की बीमारी, ये ऐसी घर बस जाती हमारे, हम इतने आदी हो जाते हैं, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। हम भूल ही जाते हैं कि इसके बिना भी हम हो सकते हैं। वो अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग लगता है। अगला बिंदु मैं कहना चाहूंगा, हमारे भीतर एक हृदय भी है, भावनाओं का जगत, और वहां है दुर्भावनाएं। कुछ लोगों ने गिनाया है दुर्भावनाओं में प्रेम की कमी, लोभ, लालच, मोह, क्रोध, छोटी छोटी बातों में गुस्सा। संक्षेप में हम जिनको षट रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब एक चीज से पैदा हुई शाखाएं हैं, वो है अहंकार, ईगो। आप में से किसी ने अहंकार भी लिखवाया है। तो हमारे हृदय के तल पर इन दुर्भावनाओं की भीड़ है। ये सभी विषाक्त और जहरीली, ये हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं। इनसे कैसे बाहर निकलें, इसका अगर हम उपाय भी करते हैं, वह उपाय भी दुर्भावना युक्त होता है।
कभी कभी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं परेशान हो गया हूं, अब मैं किसी प्रकार इस क्रोध का गला घोंट देना चाहता हूं। ये वही गुस्सैल आदमी है जो दूसरों का गला घोंटना चाहता है, दूसरों पे गुस्सा होता है। नाउ ही इज एंग्री अपॉन हिमसेल्फ, अब खुद के ऊपर नाराज है। इसकी नाराजगी कम नहीं हो रही, नाराजगी और बढ़ गई। वो कहता है कि आई हेट माई सेल्फ। दूसरों से तो नफरत करते ही करते थे, अब तुम खुद के प्रति भी घृणा की भावना से भर गए, आत्मनिंदा, सेल्फ कंडमनेशन से भर गए। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया। तो जो लोग दुर्भावनाओं से छूटने की कोशिश करते हैं वो छूट नहीं पाते। आपने कितनी बार संकल्प लिया होगा कि अब क्रोध नहीं करेंगे, क्या संकल्प काम आया? नहीं आया। ये उसका उपाय ही नहीं है। किसी ने लिखवाया है लोभ और लालच। लालच से छूटने का जो उपाय करेगा वो और गहरे लालच में फंस जाएगा। समझो किसी महात्मा के पास आप गए, उन्होंने कहा कि आप धर्म के कार्य में दान दीजिए तो आपकी वो लोभ लालच की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, इससे आपको पुण्य मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये आदमी है तो लालची, वो लालच में आ गया स्वर्ग के। अब हो सकता है ये दान भी कर दे, लेकिन लालच खत्म नहीं हुआ। पहले संसार की चीजों का लालच था, अब ये मरने के बाद का इंतजाम कर रहा है, इसका लोभ वहां फोकस हो गया। लोभ खत्म नहीं हुआ, अब ये पुण्यात्मा होना चाह रहा है ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो प्राप्ति शब्द तो अभी जुड़ा ही हुआ है, तो लोभ लालच खत्म कहां हुआ? ये तो जैसे पैसा दे के आप अन्य चीजें खरीदते हो, इसने मंदिर में दान देके स्वर्ग की टिकट बुक कर ली। पैसा वाला आदमी है, उसने भी से रिजर्वेशन कर लिया। लोभ लालच खत्म नहीं हुआ। दुर्भावनाओं के इस जंगल से बाहर निकलना बड़ी समझदारी से ही संभव है। सामान्यतः हम जो तरकीबें अपनाते हैं वो कोई भी काम नहीं करती। अब मैं आता हूं उन बिंदुओं पर कि हम क्या कर सकते हैं। खूब समझ से होशपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मैंने जो कहा, संसार के बाहर के जो प्रभाव हैं, हमारे हाथ में संसार तो नहीं है, ना ही हम अपने आसपास के लोगों को बदल सकते। 8 अरब लोग हैं दुनिया में, आप कौन कौन सी क्रांति कर दोगे? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। अपने परिवार में भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भली भांति पता है हाउ इंपोर्टेंट यू आर। 4-5 लोग रहते हैं, आप उनको भी नहीं बदल सकते। कृपया करके उनको बदलने की मत सोचिए। अब हम अपने पे आते हैं। जहां हम कुछ कर सकते हैं वो केवल हम हैं, बाकी 8 अरब लोगों को आप भूल जाइए। ये दुनिया ऐसी ही चल रही है, सदा से चलती आई है, शायद आगे भी चलती रहेगी। कृपया उसकी चिंता लेना छोड़ दो। हम जो कर सकते हैं, अपना फील्ड पहचानो। हम उन चीजों के बारे में चिंता कर करके परेशान होते जहां हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारी चिंता करने से फायदा भी क्या है? मैं लोगों को देखता हूं घंटा भर से बकवास कर रहे हैं राजनीति को लेकर। भाई, आपका इसमें कौन सा एक्टिव रोल है? आप क्यों परेशान हो रहे हो? फिर घर बैठ गए, फिर न्यूज चालू की, फिर शुरू। आप क्यों न्यूज देख रहे हो? फॉर व्हाट? आप क्या करना चाहते हो? आपके हाथ में है क्या? पहले ही बता दो। फिजूल का सिरदर्द लेना बंद करो, तो हम उस जगह आ सकते हैं जहां कुछ किया जा सकता है, और वो केवल हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन है। हम वहां के मालिक हैं, बस उतना हमारे हाथ में है। और वहां भी हम बड़ी समझदारी से कदम उठाएंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पहले तो अपनी एनर्जी वहां से बचाओ
जहां आपने इन्वेस्ट करके रखी है। अगर आप दुनिया बदलने की सोच रहे हो, बदल ही लो फिर। मैंने सुना है एक युवक एक महात्मा जी के पास गया और उसने कहा कि मेरे अंदर बड़े क्रांतिकारी विचार हैं, विद्रोही और बगावत की भावना है, मैं ये उलट फेर करना चाहता हूं सोशल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में। महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? उसने कहा नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो करना है शादी के पहले कर लो, शादी के बाद तुम टेलीविजन का चैनल भी ना बदल पाओगे। जो हवाई उड़ान भरनी है भर लो थोड़े दिन। हमारा अहंकार बहुत प्रसन्न होता है बड़ी बड़ी हवाई बातें सोच के। आज तक कुछ न कर पाए, ना कभी कुछ कर पाओगे, लेकिन बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, वस्तु स्थिति को पहचानिए। हम एक साधारण मनुष्य हैं। तो जो हमारा क्षेत्र है जहां हम कुछ कर सकते हैं परिवर्तन, वहां नजर लाइए। वो केवल अपना होना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा संसार से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए करें, थोड़ा सा प्रकृति सानिध्य। मैंने कहा ना, घनी आबादी में टेंशन की वाइब्रेशंस हैं और उनका इन्फेक्शन है। कभी कभार मौका निकाल के थोड़ी दूर, कहीं अकेले में, कहीं एकांत में, कुछ घंटे के लिए ही सही, हो सके तो 2-4 दिन के लिए, जहां कोई आपको ना पहचानता हो, आप किसी को ना पहचानते हो, ताकि कोई कनेक्शन ही किसी से ना बने। दूसरी चीज मौन। समाज से हम जुड़े हैं, संसार से हम जुड़े हैं बोलकर। अगर हम चुप रहने की कला सीख जाएं तो अचानक एक डिस्कनेक्शन हो जाता है। और तीसरी चीज मैं कहूंगा, अपने कानों को बंद करें, ईयर प्लग्स लगा लें, रुई के फाहा लगा लें, ताकि सुनाई भी ना दे। तो मुख्य बातें जो मैंने कही थी बाहर की, संसार की, हमें प्रभावित कर रही है वातावरण की, उसमें एक था साउंड पॉल्यूशन। इसमें लोगों की बातचीत बहुत है, घनी आबादी और मनुष्य निर्मित हम कृत्रिम जगहों पर रह रहे हैं। थोड़ा सा हटो, प्रकृति की तरफ जाओ, जहां परमात्मा की कृति नजर आती है, जहां खुला आकाश है, हरियाली है, पेड़ हैं, जहां हमको पता है कि हमारा किया हुआ कुछ नहीं है। आप जिस स्थिति में अभी अपने घर में रह रहे हो, वहां सब कुछ मनुष्य का बनाया है, परमात्मा के हस्ताक्षर कहीं नहीं है। थोड़ा उस जगह चलो जहां परमात्मा के हस्ताक्षर प्रकट होते हैं। वहां हमें अपनी स्थिति भी पता चलती कि हम कौन हैं। बादल आ जा रहे हैं, आपके हाथ में है बारिश करवाना नहीं करवाना, सूरज का उगना डूबना, नदी का बहना, पर्वतों का होना। जरा विराट प्रकृति के पास आओ। अपना अहंकार जो हमें परेशान कर रहा था वो वैसे ही अपनी साइज अप हो जाता है। एक छोटा सा पौधा निकल रहा है, कली आ गई है, क्या आप इसको खोलकर फूल बना सकते हो? आपने कोशिश की तो कली टूट ही जाएगी। प्रकृति में चीजें अपने आप हो रही हैं। वो जो हमारा अहंकार है, कर्ता भाव की मैं करने वाला हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, प्रकृति के पास जाकर हमें पता चलता है कि हम कर्ता नहीं है, कर्ता कोई और है, अज्ञात, सम एक्स फैक्टर। आप उसे प्रकृति नाम दें, परमात्मा नाम दें, अस्तित्व कहें, समथिंग अननोन इज फंक्शनिंग। हम कर्ता धर्ता नहीं है। अचानक हमारा अहंकार जो बहुत प्रबल लग रहा था वो गायब होने लगता है, वाष्पीभूत होने लगता है।
तो थोड़ी देर के लिए संसार से कट ऑफ होना सीखो। कभी महीने में 2-4 दिन के लिए, हफ्ते में 2-4 घंटे के लिए थोड़ी दूर निकल जाओ, चुप हो जाओ, ताकि समाज से संपर्क छूट जाए। कान भी बंद कर लो, किसी की कुछ सुनाई ना दे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अपने शरीर के बारे में, विशेषकर नींद, श्रम और विश्राम और भोजन की सम्यकता। ना ज्यादा भोजन करना, ना कम भोजन करना। आपकी ऊंचाई के अनुसार जो आपका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, LIC के चार्ट में आप देख लेना, उतना आपका वेट होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो शरीर संतुलन की अवस्था में होगा। श्रम और विश्राम कितना जरूरी है, अलग अलग उम्र में, अलग अलग परिस्थितियों में बदलता रहता है। आपको स्वयं तय करना होगा। ना ओवर वर्क करना, ना आलसी होना। एक सम्यकता खोजनी होगी श्रम और विश्राम के बीच में। कुछ लोग हैं अति कर्मठ, जिम जाकर देखो पागलों की तरह लगे हुए हैं, 2-2 घंटे पसीना पसीना हो गए। ओवर। आपको पता होना चाहिए जिस आदमी ने ट्रेडमिल मशीन बनाई थी वो 54 साल की उम्र में मर गया था। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। ट्रेडमिल मशीन पे दौड़ते रहोगे, सामान्य से पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं, कोई चीज ओवर नहीं करना। आप भली भांति जानते होंगे, अक्सर 90% बड़े पहलवान स्वस्थ जीवन नहीं जीते, लंबी उम्र नहीं जीते। उन्होंने अपने शरीर के साथ खूब अत्याचार किया है। मसल्स फूल गई, प्रदर्शन के योग्य हो गई, लेकिन ये कोई स्वस्थ स्थिति नहीं है। ना भूखे रहना, उपवास करना नहीं, शरीर को सताना मत, कोई तपस्या नहीं करनी है। पर्याप्त सम्यक नींद, न कम न ज्यादा, एवरेज 7 से लेकर 9 घंटे तक होती है। छोटे बच्चे और किशोर अवस्था में थोड़ी और ज्यादा, प्रौढ़ावस्था के बाद थोड़ी कम। तो आपकी उम्र के अनुसार जो सम्यक नींद होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए, वह अवश्य पूरी हो। इन चीजों का विशेष ख्याल रखें। और फिर मैंने कहा था समय की कमी की कुछ लोग शिकायत करते हैं। कृपया करके टाइम मैनेजमेंट सीखें, समय का प्रबंधन। समय की कमी नहीं है, आपको प्रबंधन करना नहीं आता। सुबह से उठ के एक छोटी सी सूची बनाएं, आज कौन कौन से काम करने हैं। इसमें अब फिर टिक लिस्ट, प्रेफरेंस क्या है, कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो करनी है, कौन सी चीज अर्जेंट है जो होनी ही चाहिए आज, उनको आप नंबर 1, 2, 3 पर रखें, बाकी की चीजें नीचे रखें। समय बचा तो करेंगे, नहीं बचा तो नहीं करेंगे। आप इस ढंग से अगर मैनेज करेंगे, आप पाएंगे जो भी जरूरी था, अर्जेंट था, इंपॉर्टेंट था, वो सब हो गया। अन्यथा क्या होता है, हम अनावश्यक चीजों में इतना समय लगा देते हैं। आप कभी पलट के देखना, रात को सोते समय एक बार एनालाइज करना, आज दिन भर में आपने कितना कितना समय कहां कहां दिया है, इसमें कितनी चीजें थी जो बिल्कुल अवॉइडेबल थी, इसको छोड़ देते तो कोई नुकसान नहीं होने वाला था। आप हैरान होंगे, आपने 50% से ज्यादा समय फालतू चीजों में दिया है, जिससे कोई मतलब नहीं था, बल्कि उल्टा हुआ, उनमें समय देने से और उलझाव बढ़ गया, आगे के लिए और व्यस्तता। काश आपने वो ना किया होता तो ज्यादा बेहतर होते। थोड़े से सजग बनिए इस मामले में, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं। तो 2 चीजों की लिस्ट बनाइए, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। निश्चित रूप से कुछ चीजें अर्जेंट हैं, आज आपका बच्चा बीमार है तो तुरंत ही अस्पताल लेके जाना है, अभी अर्जेंट चीज होगी, इसके लिए हम दूसरी चीज को छोड़ सकते हैं।
कोई चीज हो सकता है अर्जेंट ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें ऐसी हैं ना तो वो अर्जेंट हैं ना वो इंपॉर्टेंट हैं, और मैं देखता हूं हम 90% समय उन्हीं चीजों में लगा देते हैं। कोई चले, फलां की शादी है, दूर का रिश्तेदार है, निमंत्रण पत्र आया था, चले शादी में, हो गए 4 दिन बर्बाद। तो आपके जाने की क्या जरूरत थी? शादी में कुल 3 लोगों का पहुंचना जरूरी है, दूल्हा दुल्हन और पंडित, बाकी सब फालतू। आप काहे के लिए आ गए? आप गौर से जरा टटोलना, अधिकांश चीजें आप पाओगे इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ड्रॉप इट। समय की कोई कमी नहीं है, किसी को कमी नहीं है, सिर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां समय देना है कहां नहीं देना है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था एक लेखक की, उसने लिखा है दुकानदार अक्सर अगर 100 ग्राहक हैं उसके, उसमें से 20 ग्राहक ऐसे हैं जिससे उनको लाभ होता है, जो समय पे पैसा चुकाते हैं, उधार नहीं मांगते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, बार बार परेशान नहीं करते हैं। और 20% ग्राहक ऐसे हैं जो हमेशा ही कंप्लेंट करेंगे, वापस करेंगे सामान, उधार ले जाएंगे, फिर पैसा नहीं चुकाएंगे, फिर उनको रिमाइंड करो, लड़ाई झगड़ा करेंगे। उस व्यक्ति ने लिखा है कि अधिकांश दुकानदार उन 20% के साथ उलझते हैं, समय बर्बाद करते हैं जो नेगेटिव हैं, और वो आपका बहुत दिमाग खराब कर जाएंगे और उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो अच्छे ग्राहक हैं 20%, जिनकी वजह से आपकी दुकान चल रही है, उन पे आप ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो कभी कंप्लेंट नहीं कर रहे, वो आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे। उस लेखक ने लिखा है कि अगर हम उन 20% को छोड़ दें, नेगेटिव को, उन पर ध्यान देना बंद करें, उनके साथ समय खपाना बंद करें, और उन 20% पे ध्यान दें जिनकी वजह से आपकी दुकान चल रही है, आप पाएंगे आपका मुनाफा बढ़ गया, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चले गए, क्योंकि आप उन अच्छे भले मानुसों की फिक्र ही नहीं कर रहे थे। आपका सारा समय नेगेटिव लोगों से लड़ने झगड़ने में चला जाता है। और यही बात उसने ऑफिस वर्कर्स में निकाली। 100 लोग अगर काम करते हैं तो लगभग यही प्रतिशत है, 20% लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी वजह से वो ऑफिस चल रहा है, वो कंपनी चल रही है। 20% लोग कुछ काम नहीं करते, दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, जब देखो कुछ उनकी वजह से गड़बड़ ही होती है, वो हमेशा शिकायत करते हैं। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो इन 20% से लड़ने झगड़ने में, इनकी शिकायत सुनने में, इनको तृप्त करने में लगा रहता है, और इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। और उन 20% की बिल्कुल उपेक्षा कर दी जाती है जो एक्चुअल वर्कर हैं, जिनकी वजह से कंपनी चल रही है, उन पे हम ध्यान ही नहीं देते, उनका हम प्रमोशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी सामने आते भी नहीं, वो चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। इस लेखक ने लिखा है कि इसने सलाह दी है, कई कंपनियों में प्रैक्टिकल उसने किया है कि चुनो उन लोगों को कौन है वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो साइलेंट वर्कर्स हैं वो, लेकिन मैनेजमेंट को ढूंढकर उनको प्रमोट करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनका ख्याल करो, और अचानक आप पाएंगे हर साल दूसरे साल आपकी कंपनी खूब ज्यादा प्रोग्रेस करने लगी। और वो जो 20% आपका दिमाग खाते हैं उनको छोड़ भी दो, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दो, फॉरगेट अबाउट देम। और ये ट्रिक बहुत काम की। तो प्यारे मित्रों, समय का अभाव नहीं है, हम जिन लोगों के साथ समय खपा रहे हैं वो अनावश्यक है, और इसलिए हम आवश्यक चीजों पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा समझदारी अपनाएं। इसके बाद में आता हूं एक चीज और शरीर से संबंधित, वो है श्वास। सांस हमारे तन और मन के बीच का सेतु है, जोड़ है।
अगर हमने सांस को संभाल लिया, थोड़ा सा बदल लिया, तो हम बहुत कुछ बदलाव अपने शरीर में भी और अपने मन में भी कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। थोड़ी सी धीमी और थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए। एक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अलग से इसमें कोई वक्त भी नहीं लगेगा। सामान्यतः हमारा सीना उल्टा पिचकता है, आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा पेट उल्टा पिचक रहा है, थोड़ी सी गहरी सांस जा रही है। तो नाभि केंद्र का ऊपर उठना गिरना, वहां पर आपका ध्यान हो, अटेंशन वहां हो। तो दिन में 100 बार 200 बार, जितनी बार याद आ जाए, आधा मिनट 1 मिनट तो याद रहेगा, एक बार याद आ गई तो हल्की सी धीमी धीमी सांस लीजिए, धीमी धीमी छोड़िए, और थोड़ी सी गहरी, कोई बहुत गहरी भी नहीं, बाहर से किसी को पता भी ना चले कि आप कोई स्पेशल ढंग की सांस ले रहे हो। इसमें एक चीज और जोड़ देना, छोड़ने पर हल्का सा जोर, छोड़ने पर। सामान्यतः हमारा लेने पर जोर रहता है, मैं आपसे कह रहा हूं छोड़ने पर जोर। इससे बहुत बड़ी भावनात्मक समस्याओं का समाधान हो जाता है, इनडायरेक्टली, बिना कहे। जैसे अभी कहा गया है, लोभ, लालच, डर, भय। आप सोचोगे इसका सांस से क्या संबंध? नाभि केंद्र हमारा संकल्प का, साहस का केंद्र है। अगर हम गहरी सांस लेते हैं, हम ज्यादा साहसी बनते हैं। हमारे भीतर से भय, एप्रीहेंशन, वो जो नेगेटिव कल्पनाएं हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ बुरा, आप पाएंगे वो खत्म होने लगी। आप पूछेंगे लोभ और लालच में कैसे काम करेगा? मैं आपसे कह रहा हूं, सांस छोड़ने पर जोर देना, लेने पर जोर मत देना। लोभ लालच में हम लेने पर जोर दे रहे हैं। काश हम सांस में छोड़ने पर जोर लगा दें, आपको पता भी नहीं चलेगा, 3-4 महीने में आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। आप एक प्रेम देने वाले, सहायता करने वाले सज्जन पुरुष बन गए। लोभ लालच अपने आप खत्म हो गया। एक छोटी सी ट्रिक, हमने सांस छोड़ने पर जोर दिया और आप पाएंगे आपसे बहुत कुछ छूटने लगा। जिन चीजों के प्रति मोह थी, ममता थी, पकड़ थी, अटैचमेंट था, आप पाएंगे बड़े खुले हाथ आप दे सकते हैं। अभी किसी ने कहा ना, प्रेम की कमी। वो प्रेम की कमी इसलिए है, हम सब चाहते हैं कि दूसरा मुझे दे। हम ये तो कभी सोचते नहीं कि मैं दूसरे को दूं। जब भी कोई आदमी मेरे पास आके कहता है कि दुनिया में प्रेम की बहुत कमी है, मैं समझ जाता हूं ये बहुत बड़ा भिखमंगा है, ये मांग रहा है कि सब लोग मुझे दो, और ये शिकायत करने आया कि लोग प्रेम नहीं देते। कभी इसका विपरीत ख्याल आपको आया कि क्या मैं प्रेमपूर्ण हूं? क्या मैं कुछ दूसरे के लिए करता हूं, देता हूं, सोचता हूं, दूसरे का शुभ और मंगल? मैं कितना प्रेमपूर्ण हूं? अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाएं और आप अचानक पाएंगे सारी बात पलट गई। फिर आप कभी शिकायत नहीं करेंगे कि दुनिया में प्रेम की कमी है। आपके हृदय में प्रेम लबालब होगा। आप एक बांटने वाले, शेयर करने वाले, साझा करने वाले व्यक्ति बन गए। और जो व्यक्ति आपसे कुछ लेगा, आप उसके प्रति धन्यवाद का भाव महसूस करेंगे, क्योंकि वो इनकार भी कर सकता था, वो लौटा भी सकता था। आप किसी को देखकर मुस्कुराए, उसने बदले में मुस्कुरा दिया, यही क्या कम है? थैंक्स टू हिम। नहीं मुस्कुराता तो क्या कर लेते हैं? हर छोटी छोटी चीज के प्रति आपके मन में धन्यवाद का भाव उमगने लगेगा। इतना हमें मिला है, लेकिन हमारे भीतर एक छोटी सी ट्रिक, सांस छोड़ने पर हल्का सा जोर, हल्का सा, बाहर किसी को पता ना चले कि आप कोई खास प्रकार का श्वास का प्रयोग कर रहे हैं। तो धीमी गहरी सांस, हल्का सा छोड़ने पर जोर, और कभी कभी छोटा सा कुंभक, 2-3 सेकंड का बस। कुंभक यानी सांस का रोकना। आप चाहें तो बाहर सांस छोड़कर रोक लें, 2-3 सेकंड।
आपके सामान्य क्रियाकलाप चलते रहे, उसमें कोई व्यवधान ना पड़े। जब आप 2-3 सेकंड के लिए सांस रोकेंगे, वो जो मन में विचारों की भीड़ चल रही थी, एक बहन ने अभी कहा था अतिशय विचार, ओवर थिंकिंग, आप अचानक पाएंगे सांस रुकने से विचार रुक गए। वो 3 सेकंड अगर आपने सांस नहीं ली, 3 सेकंड विचार भी नहीं चल सकते। वो जो एक भीड़ चल रही थी विचारों की, उसमें एक ब्रेक लगा, फिर चलने लगेंगे। आप थोड़ी देर बाद फिर एक ब्रेक मारिए, और सीधा विचारों से अपन नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सांस को रोक रहे हैं। और कोई बहुत ताकत लगा के नहीं, बहुत देर तक नहीं, बस 2-3 सेकंड के लिए, ताकि हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज में कोई फर्क ना पड़े। चीन के संत लाओ त्सु ने इसको तांडेन श्वास की विधि कहा है। अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना या सुनना चाहें ओशो के प्रवचन में, तो ताओ उपनिषद का 24वां प्रवचन पढ़िए। oshofragrance.org की वेबसाइट पर यह किताब उपलब्ध है, और oshoworld.com की वेबसाइट पर ऑडियो प्रवचन उपलब्ध है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओशो ने खूब विस्तार से समझाया है श्वास की इस विधि को, और आप पाएंगे एक छोटी सी विधि क्या कर सकती है। मैं आपसे कहता हूं चमत्कार कर सकती है। आप करके तो देखो, ना तो अलग से कोई वक्त लग रहा है आपका, अपने सामान्य क्रियाकलाप करते करते बस सांस की ये विधि अपना लो। अभी आप बैठे मुझे सुन रहे हो, अभी से ही शुरू कर दो, किसी चीज को पोस्टपोन नहीं करो। जो चीज ठीक लगे उसको तुरंत लागू कर दो अपने जीवन में। इसके बाद मैं कहूंगा, हमारे मन में बहुत कुछ दबा हुआ पड़ा है, सप्रेशन, रिप्रेशन, दमन।